हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम संवैधानिक विकास पार्ट 6 पे बात करने वाले हैं और आज हम दो बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम पर बात करेंगे। 1919 का जो अधिनियम है और 1935 का अधिनियम। ये दोनों अधिनियम से बहुत से क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, तो इस पे हम पूरी तरीके से डिस्कशन करेंगे संविधान के विकास के दृष्टिकोण से। इतिहास के दृष्टिकोण से आप इसे इतिहास के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो दो जो हमें बात करना है उसमें सबसे पहला हमारा है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। देखिए 1919 के पहले की कुछ परिस्थितियां आपको समझ लेनी चाहिए, तभी आप इसके लॉजिक को समझ पाएंगे। 1909 में इसका पहला जो अधिनियम आया था वो 1909 में आया था। उसमें आपने देखा था कुछ प्रावधान किए गए थे, सीटें बढ़ाई गई थी और मुस्लिम के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। 1909 का जो एक्ट था जिसके आधार पर भारत शासन चलाया जा रहा था वो पूरी तरीके से फेलोर हुआ, वो अच्छा नहीं था। यहाँ की दोनों पार्टियाँ, चाहे वो मुस्लिम लीग रही हो और चाहे वो कांग्रेस, दोनों ही इस अधिनियम के प्रावधानों से धीरे धीरे असंतुष्ट हो गए और आपने देखा कि 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में पैक्ट भी हो गया। इसके बाद आपने देखा कि भारत में एक होम रूल मूवमेंट चलाया गया एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, और काफ़ी परिस्थितियाँ विश्व युद्ध की भी बनी हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध। इन सब परिस्थितियों के मद्देनज़र जो भारत सचिव थे, भारत सचिव कहाँ होते थे? ब्रिटेन में होते थे। उस समय भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू। मॉन्टेग्यू साहब जो उस समय भारत सचिव थे, भारत सचिव, इन्होंने 1917 में एक घोषणा की। 1917 में, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा विरोध भारत में चल रहा था होम रूल मूवमेंट के तहत, तो 1917 में भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने घोषणा की कि हम भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात कर रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा भारतीयों को कुछ न कुछ स्वशासन दिया जाएगा। तो स्वशासन की तरफ ये पहला कदम था ब्रिटेन की सरकार की तरफ से। तो भारतीय इससे थोड़ा आशा उनको जगी कि शायद हमें अब कुछ स्वशासन जैसा मिलेगा, और यही मांग भी थी कांग्रेस की। तो 1917 में मॉन्टेग्यू की घोषणा हुई। यहाँ पे जो उसमें वायसराय थे, वायसराय वो थे चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये वायसराय थे। मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड ने मिल करके, मॉन्टेग्यू साहब भारत आए, चेम्सफोर्ड से सलाह मशविरा किया, एक रिपोर्ट तैयार की इन दोनों लोगों ने कि क्या किया जाना चाहिए। और 1918 में एक रिपोर्ट आई, इतिहास में आप इसे सब पढ़ते हैं, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहा जाता है। उस रिपोर्ट में इन्होंने भारत की परिस्थितियों का आकलन किया कि अब क्या किया जाना चाहिए, कैसे शासन चलाया जाना चाहिए, क्योंकि पहला जो दांव था 1909 वाला वो पूरी तरीके से विफल हो गया था। इस रिपोर्ट के आधार पर 1919 में एक एक्ट लाया गया जिसको भारत सरकार अधिनियम 1919 कहा गया। और चूँकि ये जो है मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड, इनके प्रयास से ये रिफॉर्म्स यानी सुधार लाए गए थे, तो इसको कहा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, चेम्सफोर्ड सुधार। जैसे कि 1909 के अधिनियम को भारत सचिव और गवर्नर के नाम के आधार पर मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, उसी तरीके से इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार नाम दिया गया। अब चूंकि ये सुधार की बात थी, जाहिर सी बात है भारत के शासन में कुछ सुधार करने की बात की जा रही थी। तो चलिए देखें कौन कौन से सुधार इन्होंने भारत में किए। अब जैसा कि घोषणा किया था इन्होंने, होम रूल मूवमेंट बंद हो गया इनके घोषणा के बाद में। बहुत से लोगों को लगा कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, तो उस घोषणा के आधार पर इन्होंने कहा था कि हम एक उत्तरदायी सरकार बनाएंगे। देखिए, उत्तरदायी सरकार का मतलब होता है कि सरकार के प्रतिनिधि किसी के प्रति जवाबदेह हों, यानी जनता उनसे प्रश्न पूछ सकती है या अन्य किसी के प्रति, जिसके प्रति जवाबदेह हो, यानी उत्तर देना उनका कर्तव्य हो।
तो एक ऐसी सरकार वो बनाने की बात किए अपनी घोषणा में कि ये उत्तरदायी होगी, जवाबदेह होगी। इसको सुशासन की श्रेणी में रखा जाता है। जो उत्तरदायी सरकार होती है वो अच्छी सरकार मानी जाती है। तो वो हम अभी बाद में परीक्षण करेंगे कि उत्तरदायी सरकार भारतीयों को मिली कि नहीं मिली, स्वशासन मिला कि नहीं मिला, लेकिन क्या क्या प्राविधान इन्होंने किए। तो अभी तक आपने देखा कि 1909 में तक भारत की स्थिति क्या है। भारत में केंद्र और प्रांत दोनों जगह पर परिषदें हैं और दोनों जगह पर कानून बनाने की शक्तियां हैं। ये 1909 तक की परिस्थितियां आप जानते हैं और इसमें सीटों की संख्या में भी इजाफा किया जा चुका था। 1919 में जो विशेष कार्य किए गए हैं उन पे बात करेंगे हम। तो 1919 में सबसे पहले हम बात करें केंद्र की, तो इन्होंने केंद्र में द्विसदन व्यवस्था लाई, द्विसदनात्मक व्यवस्था। देखिए अभी उत्तरदायी सरकार बनाने की तरफ प्रयास कर रहे हैं, तो क्या सिस्टम इंडिया में इन्होंने लॉन्च किया, इसको देखिए। अभी तक आप केंद्र में क्या देख रहे थे, 1909 तक की परिस्थितियों में आप जानते थे कि एक केंद्रीय विधान परिषद होती थी। विधान परिषद यही तो होता था, यानी एक व्यवस्थापिका में केवल एक ही सदन होता था, वो था केंद्रीय विधान परिषद, यानी काउंसिल, इंडियन काउंसिल जो होती थी। इंडियन काउंसिल नहीं, ये सेंट्रल काउंसिल। तो केंद्र में इन्होंने 2 सदन कर दिए। 2 सदन का मतलब है कि इन्होंने एक उच्च सदन बना दिया, उच्च सदन, और एक बना दिया निम्न सदन। जैसा कि आज आप जानते हो, आज भारत की संसद में 2 सदन होते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि भारत की संसद में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, इनकी उत्पत्ति यानी ये शुरुआत कहाँ से हुई इंडिया में, तो शुरुआत यहाँ से है 1919 में। 1919 के पहले 2 सदन नहीं हैं, यहीं से उच्च सदन और निम्न सदन 2 बनाए गए। जो उच्च सदन था उसको कहा गया राज्य परिषद, स्टेट काउंसिल, राज्य परिषद। राज्य परिषद, और जो निम्न सदन था उसको कहा गया केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा। आज वर्तमान में हम इसको लोकसभा के रूप में जानते हैं और इसको राज्यसभा के रूप में जानते हैं वर्तमान में। तो ये 2 सदन इन्होंने बना दिए, केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद, 2 सदन। अब ये जो 2 सदन हैं इनकी शक्तियां क्या हैं, तो इनकी शक्तियां समान हैं। देखिए शक्तियां समान हैं, लेकिन विधान सदन जो है, ये विधान परिषद वाला जो सदन है, बजट यहीं बनेगा। तो शक्तियां तो समान हैं, लेकिन बजट जो है वो विधानसभा में ही पास होगा। विधानसभा, आज भी आप देखते हो कि विधानसभा यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ अलग अलग हैं। आपको संविधान में आगे पढ़ाया जाएगा लोकसभा और राज्यसभा की क्या क्या शक्तियाँ हैं। उस समय की शक्तियाँ क्या हैं, इन दोनों सदनों में एक ही प्रकार के कार्य होते हैं। शक्तियाँ समान हैं, लेकिन बजट विधानसभा का अंग है, यानी बजट का जो प्रावधान है वो जो विधानसभा है केंद्रीय, वहीं पर रखा जाएगा। और अब देखिए प्रांत का बजट अलग कर दिया गया, यहाँ से केंद्र का और प्रांत का बजट भी अलग अलग किया गया था। इसको भी हम देखेंगे आगे। प्रांतों को स्वायत्तता देने की बात की जा रही है, लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं। तो प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। केंद्र में आपने देखा 2 सदन बना दिए गए और प्रांतों में द्वैध शासन, डायरकी, द्वैध शासन, और उत्तरदायी सरकार यहीं पे बनाई गई है। उत्तरदायी सरकार प्रांत में ही स्थापित की गई। आपको प्रांत की स्वायत्तता के विषय में बताएं तो 1919 में द्वैध शासन यहाँ पर लाया गया और 1935 में जाकर के प्रांत पूरी तरीके से स्वायत्त हो जाएंगे। हम इसको समझते चलेंगे। उत्तरदायी सरकार का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम समझेंगे। सबसे पहले हम इस द्वैध शासन पे बात कर लेते हैं। ये द्वैध शासन क्या है? द्वैध शासन यानी कि डायरकी। डायरकी शब्द जो आया एक
लायोनल कार्टिस नाम के विद्वान थे, लायोनल कार्टिस, लायोनल कार्टिस। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था डायरकी यानी द्वैध शासन। उसमें इन्होंने इस प्रकार का एक सिस्टम बनाया था जिसको अभी हम देखेंगे क्या था। तो उसी को आधार बना करके द्वैध शासन यहाँ प्रांत में स्थापित किया गया। और आपसे अगर बात किया जाए कि ब्रिटिश कंपनी के शासनकाल में द्वैध शासन बंगाल में स्थापित किया था लॉर्ड क्लाइव ने। जब बक्सर का युद्ध जीत लिया था, बक्सर का युद्ध 1764 में जब आपने देखा था जीता था बक्सर का युद्ध, लॉर्ड क्लाइव ने उसके बाद में बंगाल में, कौन था उसका नाम आपसे पूछा जाता है, लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लगाया था सबसे पहले। द्वैध शासन ये कंपनी के शासनकाल में हुआ था। यहाँ पर अब ब्रिटिश ताज के द्वारा द्वैध शासन लगाया जा रहा है प्रांतों में, सभी प्रांतों में, चाहे बंगाल हो, मद्रास हो, बम्बई हो, बिहार हो, इन सब प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया। और यहाँ भी सबसे पहले बंगाल में ही लगाया गया। ये जो 1919 का एक्ट है ये 1919 में लाया गया था और इसको 1921 में लागू किया गया था। 1921 में पूरी तरीके से ये एक्ट लागू हुआ था और 1921 में पहली बार जो है बंगाल में ही द्वैध शासन लागू किया गया। तो अगर आप बात करेंगे कि सबसे पहले द्वैध शासन भारत में कहाँ लगाया गया, तो कंपनी के शासनकाल में बंगाल में द्वैध शासन लगाया गया था लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। और ब्रिटिश ताज के यानी ब्रिटेन का जो सीधा शासन है उसमें भी द्वैध शासन 1919 में लगाया गया। कहाँ पर, प्रांतों में। तो प्रांतों में प्रथम बार, तो यहाँ पहला पॉइंट जो आपको बनता है कि 1919 में प्रथम बार प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया। द्वैध शासन, द्वैध शासन को अभी हम समझ लेंगे कैसे था। और यहीं पर आप नोट कर लें कि इसको समाप्त कर दिया गया 1935 में, इसे समाप्त किया गया था, इसे समाप्त किया गया। दोनों ही प्रश्न यहीं पर आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और 1935 में केंद्र में इसे लागू किया गया। 1935 में केंद्र में द्वैध शासन ला दिया गया था। क्योंकि ये तीनों ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। पहला कि प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू किया गया, तो 1919 में। प्रांतों का द्वैध शासन कब समाप्त किया गया, 1935 वाले एक्ट में। और केंद्र में द्वैध शासन कब स्थापित कर दिया गया, यानी प्रांतों से हटा करके द्वैध शासन केंद्र में पहुंचा दिया 1935 में। तो इन फैक्ट्स को जान लेने के बाद में अब द्वैध शासन को समझना है। तो द्वैध शासन कैसे किया गया, तो इसमें जो प्रांतीय विषय थे, कैसे आप सिद्ध करोगे कि यह द्वैध शासन था। प्रांतीय विषय, प्रांतीय विषय आपको पता है कि दो सूचियां बनी, एक थी केंद्रीय विषय जिन पे केंद्र सरकार कानून बनाती थी, और एक प्रांतीय विषय यानी जिन पे प्रांत की सरकार कानून बनाएगी। तो प्रांतीय विषय जो होते थे उनको दो भागों में बांट दिया गया। अब यहीं से द्वैध शासन की उत्पत्ति होगी। एक को कहा गया आरक्षित विषय, आरक्षित विषय। देखो, द्वैध शासन का सीधा मतलब होता है कि कोई दो संस्थाएं शासन करें, उनके अधिकार अलग अलग हों और एक ही जनता के ऊपर अगर दो लोग शासन कर रहे हैं तो इसको द्वैध शासन कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्रांत की जनता पर दो बॉडी कैसे आ गई। तो प्रांतीय जो भी विषय थे वो आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय में बांट दिए गए। हस्तांतरित विषय यानी कि उनको बांट लिया इन्होंने। एक को कहा गया आरक्षित विषय यानी रिजर्व्ड, और एक ट्रांसफर्ड। रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड विषयों में बांट लिया गया और इनके जो विधि बनाने की शक्तियां हैं वो अलग अलग लोगों को दी गई। आरक्षित विषय में महत्वपूर्ण विषय रखे गए थे जैसे वित्त, न्याय, राजस्व, पुलिस आदि।
यानी कि इस प्रकार के विषय जो इम्पोर्टेंट होते हैं, पुलिस है, राजस्व है, वित्त है, न्याय है, इनको आरक्षित कर लिया यानी रिजर्व कर लिया है अपने लिए। हस्तांतरित विषय जैसे कि स्थानीय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, जैसे शिक्षा, जैसे कि स्वास्थ्य, ये सब राज्य सूची में थे। राज्य सूची को 2 भागों में फिर से बांट दिया है इन्होंने आदि। अब यहाँ पर आप देखिए ये महत्वपूर्ण विषय हैं, वित्त, राजस्व, न्याय, पुलिस, यानी कि ये शासन प्रशासन चलाने के लिए इम्पोर्टेंट सेक्टर हैं और ये डिपेंडेंट सेक्टर हैं। शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था तो आपके वित्त पर व्यवस्थित है, राजस्व पर डिपेंड है, यानी इनके बगैर इनका काम कहाँ चल सकता है। स्थानीय स्वशासन आपको बनाना है तो पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो पुलिस इनके हाथ में है और स्वशासन स्थानीय इनके हाथ में है। शिक्षा यहाँ पर है तो पैसा यहाँ है, स्वास्थ्य यहाँ है तो पैसा यहाँ है, यानी कि आरक्षित विषय में इम्पोर्टेंट विषय रख लिए गए थे और हस्तांतरित विषय में जो नॉर्मल थे, डिपेंडेंट थे, उनको रखा गया था। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप इसकी कमियां निकालोगे, विश्लेषण करोगे तो ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। अब आरक्षित विषयों पर कहा गया कि इस पे कानून कौन बनाएगा। इस पे कहा गया कि गवर्नर प्लस जो उसकी कार्यकारिणी है, कार्यकारिणी परिषद, ये मिल करके इस पे कानून बनाएंगे और ये उत्तरदायी नहीं है, उत्तरदायी नहीं थे व्यवस्थापिका के प्रति। व्यवस्थापिका के प्रति क्यों नहीं थे व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी? क्योंकि ये व्यवस्थापिका में से नहीं आते थे। व्यवस्थापिका का मतलब है जो परिषद में चुन करके लोग आते थे या मनोनीत होकर के लोग आते थे, उनमें से ये गवर्नर कार्यकारिणी परिषद नहीं होते थे। ये व्यवस्थापिका में से चुन करके नहीं आते थे, इसीलिए व्यवस्थापिका के प्रति ये उत्तरदायी नहीं है। जैसे कि अगर भारत की बात करें तो भारत में जो कार्यपालिका होती है, देखिए इन चीज़ों को समझते चलेंगे। भारत की जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका यानी कि जैसे कि आप कह सकते हो पीएम प्लस उसका जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद जो कार्यपालिका के हिस्से हैं, वो लोग विधायिका के प्रति उत्तरदायी हैं, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हैं। क्यों? क्योंकि ये उसी में से निकले हैं। प्रधानमंत्री और जितने भी मंत्री होते हैं वो सांसद ही तो होते हैं। पहले सांसद मिल करके एक पूरा बनता है व्यवस्थापिका यानी विधायिका विधि बनाने के लिए, और उसी में से कुछ लोग मंत्री बन जाते हैं और एक लोग प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो वो व्यवस्थापिका के ही हिस्से हैं, वो विधायिका के ही हिस्से हैं। इसीलिए अगर विधायिका गिर जाएगी तो प्रधानमंत्री और मंत्री पद भी चले जाएंगे और वो उनके प्रति जवाबदेह हैं। तो हमारे यहाँ आप बताइए कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी है, ये आप कमेंट करके हमें बताइए। यहाँ पर देखिए गवर्नर और कार्यकारिणी ये व्यवस्थापिका में से नहीं निकले हैं, इनकी नियुक्ति अलग से हुई है, इसलिए ये व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अब ये जो विषय हैं यहाँ पर कहा गया कि इन पे कौन कानून बनाएगा, यानी ये विषय हो गए और विधि बनाने की शक्ति किसके पास रहेगी, विधि बनाने की शक्ति ये इनके पास रहेगी। और यहाँ पर जो हस्तांतरित ट्रांसफर्ड यानी ये भारतीयों को हस्तांतरित किए गए हैं, तो यहाँ पर भी सर्वे सर्वा तो गवर्नर रहेगा, गवर्नर प्लस भारतीय मंत्री। भारतीय मंत्री, भारतीय मंत्री इसलिए लिख दिया हमने, ये व्यवस्थापिका में निकले हुए मंत्री हैं जिनको गवर्नर मंत्री बनाता था। यानी कि जो लोग इलेक्टेड होकर के आते थे या मनोनीत होकर के आते थे, जो भारतीय लोग होते थे व्यवस्थापिका में, उनमें से कुछ लोगों को गवर्नर मंत्री बना देता था कि तुम शिक्षा मंत्री हो, तुम स्वास्थ्य मंत्री हो, तुम फला मंत्री हो, इस तरह से। तो इन मंत्रियों और गवर्नर ये दो लोग मिलकर के इन विषयों पर कानून बनाएंगे। यहाँ पर सिर्फ कार्यकारिणी परिषद है, यहाँ पर भारतीय मंत्री हैं और ये क्या हैं, ये व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हैं, ये व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हैं। ये जो भारत मंत्री हैं उत्तरदायी हैं। अब देखिए यहाँ पर ब्रिटेन की सरकार की चाल आप देखिए,
मॉन्टेग्यू ने घोषणा की थी कि हम एक उत्तरदायी सरकार यहाँ पर बनाएंगे, तो कहा देखिए हमने एक उत्तरदायी सरकार आपको दे दी। किस मामले में? इन मामलों में उत्तरदायी सरकार हमने दे दी। जो मुख्य मामले हैं उसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। तो यहाँ पर भारतीय मंत्री होते हुए भी वो ना तो अच्छे विभाग हैं उनके पास जिसमें वो कुछ कर सकें, जितने भी विभाग हैं वो डिपेंडेड हैं वित्त पर, राजस्व पर, न्याय पर, पुलिस पर, इसीलिए वो खुल करके उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, और जो कर भी रहे हैं उसमें गवर्नर का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा है, ये इसकी आलोचना है। लेकिन फिर भी कुछ अच्छी बात है कि नहीं है? अच्छी बात यह है कि पहली बार भारतीय मंत्रियों को अपने स्तर पर कुछ करके दिखाने का मौका मिला। भले ही विभाग अच्छे नहीं थे, लेकिन उन लोगों को भी एक मौका मिला कि हम भी मंत्री बन करके कुछ कर सकते हैं विभाग के लिए। तो ये एक अच्छी बात थी। यहाँ से भारतीयों ने काम करना सीखा, भारतीयों ने मंत्री पद पे रह करके विभाग देखना सीखा, और आगे चल के धीरे धीरे अधिकार उनको मिलते चले गए, बढ़ते चले गए। तो ये द्वैध शासन कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे शासन कर रहे हैं जिनका कोई उत्तरदायित्व नहीं है, और कुछ लोग ऐसे शासन कर रहे हैं जिनका उत्तरदायित्व बनता है। दो बॉडी यहाँ पर आ जाती हैं। तो ये व्यवस्था है आपकी प्रांतों में। और केंद्र में क्या हमने देखा? केंद्र में हमने देखा कि ये जो सदन है वहाँ का, केंद्र का, उसमें 2 सदन कर दिए गए हैं। ये द्वैध शासन है, डायरकी है, ये 1935 में समाप्त कर दी गई, क्योंकि ये संतुष्ट नहीं कर पा रही थी भारतीयों को। इसमें बहुत ज़्यादा पचड़े थे, बहुत ज़्यादा इसमें अव्यवस्था हो जाती थी। इसकी जांच की गई। इसकी जांच करने के लिए एक व्यक्ति हैं, यानी द्वैध शासन की जांच की गई थी। द्वैध शासन की जांच, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पीटी में कि द्वैध शासन की विफलता हो गई थी जो ये, तो इसकी जांच किसके द्वारा की गई थी? तो एक थे अलेक्जेंडर मूडीमैन। अलेक्जेंडर मूडीमैन ने जो है द्वैध शासन की जांच की थी। और इस पूरे 1919 के अधिनियम की जांच एक आयोग के द्वारा की गई थी, उस पर भी हम बात करेंगे, जिसको साइमन आयोग के नाम से जानते हैं। तो प्रांतों में द्वैध शासन को आप समझ गए। अब देखिए कि 1919 में एक और चीज़ है जो 1909 से शुरू की गई थी। 1909 में एक नई चीज़ लाई गई थी, पृथक निर्वाचन मंडल। पृथक निर्वाचन मंडल को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप पूना पैक्ट जो चैप्टर इतिहास में है उसमें आप पढ़ेंगे पृथक निर्वाचक मंडल क्या होता है, कैसे काम करता है, वो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 1909 में एक व्यवस्था लाई गई थी, उसको कहते थे पृथक सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी पृथक निर्वाचक मंडल। इस व्यवस्था के द्वारा जो है तुष्टीकरण किया गया, यानी मुसलमानों को कहा गया कि आप जहाँ पे आपकी सीटें रिजर्व की जाएंगी वो पृथक होंगी, वहाँ पर दूसरा कैंडिडेट ना तो खड़ा होगा और ना तो दूसरे वर्ग का कैंडिडेट वोट डालेगा, उसको पृथक निर्वाचन कहा जाता था। 1909 में पृथक निर्वाचन मंडल जो है वो मुस्लिम को दिया गया था, मुस्लिम को। इसमें मुस्लिम ही प्रत्याशी होता था और मुस्लिम ही वोटर होता था। 1909 में ये व्यवस्था लाई गई थी। ये व्यवस्था 1919 में और ज़्यादा विस्तृत कर दी गई। तो यहाँ पे देखिए 1919 में क्या किया गया, यहाँ पे सांप्रदायिक, ये संप्रदाय के आधार पर है तो इसको सांप्रदायिक कहते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचक या निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया। विस्तार, इसको हालांकि इससे भारतीय बहुत असंतुष्ट थे, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों ने इसको कम करने के बजाय इसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया, इसको और ज़्यादा फैला दिया। तो यहीं पे आप नोट करें 1909 में जो है पृथक निर्वाचक मंडल मिला था किसको? मुस्लिम को, केवल मुस्लिम को एक को मिला था। और 1919 में विस्तार किया गया, इसका विस्तार किया गया। जैसी आशंका की गई थी कि इस तरह का अगर लाया जाएगा तो अन्य संप्रदाय भी मांग करेंगे, तो यहाँ पर सिखों को, सिख ईसाई, आंग्ल भारतीय,
एंग्लो इंडियन को, और यूरोपी यानी कोई दूसरे यूरोपी हैं उनको, यूरोपियन, इन लोगों को भी पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया है। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, यही ऑप्शन रहेंगे कि किसको किस अधिनियम के तहत सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। तो 1919 में इन 4 लोगों को और 1909 में मुस्लिम को दिया गया था। ये सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल के साथ साथ 1909 में मताधिकार में भी थोड़ा सा एक पॉइंट आपको जानना है। जैसा कि आपने देखा था कि जो भारत में मताधिकार जो दिया गया यानी निर्वाचन लाया गया, आपने देखा था कि पहले अप्रत्यक्ष रूप से लाया गया, उसके बाद में उसको प्रत्यक्ष कर दिया गया, लेकिन सब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। 10% से कम लोगों को, 1935 तक जाकर के 10% के आसपास लोगों को मताधिकार मिला था। लेकिन इसमें भी बहुत सी शर्तें लगाई गई थीं। कुछ शर्तें आय से संबंधित थीं, कर से संबंधित थीं, शिक्षा से संबंधित थीं, संपत्ति से संबंधित थीं। यानी बता दिया जाता था कि कम से कम इतनी संपत्ति जिसके पास होगी, जिस पे इतना लगान बनता हो 1 साल का और वो अदा करता हो। ये जानने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि कितना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लगान के आधार पे, कर के आधार पे, आय के आधार पे, शिक्षा के आधार पे, इन चीज़ों को आधार बना करके वोट देने का अधिकार दिया जाता था। तो गरीब आदमी वोट नहीं दे सकता था, हर एक युवा वोट नहीं दे सकता था, महिलाएं वोट नहीं दे सकती थी, क्योंकि वोट डालने का अधिकार केवल पुरुषों को था अभी तक, 1909 के अधिनियम तक। 1919 में एक परिवर्तन किया गया मताधिकार में। यहाँ पर प्रथम बार महिलाओं को मताधिकार भी दिया गया, महिलाओं को भी मताधिकार, लेकिन शर्तें वही सब लागू रहेंगी। सीमित वाला, यानी कि ये भी सीमित ही था, कंप्लीट नहीं था, इसमें भी वही टैक्स वगैरह की शर्तें लागू थीं। प्रथम बार महिलाओं को भी मताधिकार यहाँ पर प्राप्त हुआ था 1919 में। अब देखिए, यहाँ पर आपने सांप्रदायिक निर्वाचन देख लिया, प्रांत और केंद्र को देख लिया। एक चीज़ और है, आप यूपीएससी जानते हैं, यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग, अभी भारत में कोई संघ तो है नहीं, तो यूपीएससी नहीं, लेकिन केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन यहाँ पर किया गया था। और उसी केंद्रीय लोक सेवा आयोग जो है, आगे जब भारत संघ बना तो वो जो है संघ लोक सेवा आयोग हो गया 1935 में। तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग बने भारत में, इसका प्रावधान 1919 के एक्ट में कर दिया गया था। हालांकि वो बना आगे, लेकिन इसको दोनों तरीके से पूछा जाता है। तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान, यानी कि एक प्रोविज़न इसमें डाल दिया गया था कि ये केंद्रीय लोक सेवा आयोग बनेगा, लेकिन ये बन नहीं गया 1919 में। यहीं पर आपका प्रश्न बन जाएगा। तो देखिए, ये व्यवस्था तो 1919 में ही कर दी गई थी, लेकिन ये बना कब? तो इसके बनने के लिए 1924 में ली आयोग बना, ली आयोग, ली कमीशन, इसने अपनी रिपोर्ट दी। ली आयोग इसी पर बनाया गया था और इसकी रिपोर्ट को आधार बना करके 1926 में इसकी स्थापना की गई। 1926 में ये जो है केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई, केंद्रीय लोक सेवा आयोग बना। तो प्रश्न अगर बनता है कि लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना तो 1926 टिक करेंगे आप। किस आयोग की रिपोर्ट पर हुई थी, तो आप ली आयोग को टिक करेंगे। और इसके गठन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था या किस वर्ष किया गया था, तो 1919 में किया गया था। भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये तो लोक सेवा आयोग हो गया। अब भारत परिषद का क्या हुआ? देखिए, भारत परिषद भी तो एक है जो ब्रिटेन में चल रही थी। तो भारत परिषद में क्या परिवर्तन किए गए, अगला पॉइंट हो जाएगा 5वां, भारत परिषद।
इंडियन काउंसिल ये ब्रिटेन में होती थी। इसके विषय में हम आपको बता चुके हैं। भारत परिषद का गठन कब हुआ था? भारत परिषद का गठन 1858 में, जब 1857 की क्रांति के बाद में ब्रिटेन का सीधा शासन भारत में आया तो उन्होंने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ख़त्म करके एक भारत सचिव बनाया था ब्रिटेन में। भारत सचिव जो है वहाँ की हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर होता था, यानी वो एक मंत्री होता था, उसको भारत सचिव कहा गया। और वो भारत सचिव की सहायता के लिए एक भारत परिषद बनाई गई थी और यही वहाँ से कंट्रोल करते थे वायसराय को। तो भारत परिषद का वेतन भी किससे दिया जाता था? भारत के खजाने से, यानी भारत से जो कमाई होती थी उसी से दिया जाता था। इस पे कांग्रेस बहुत दिन से मांग कर रही थी कि ये भारत परिषद ख़त्म की जानी चाहिए, मेंबर खर्चे इनके कम किए जाने चाहिए थे, बिना वजह है ये। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्शन लिया गया भारत परिषद के संदर्भ में। यहाँ पर क्या किया गया कि सदस्य इसके जो हैं, सदस्य जो है 15 से कम करके कम किए गए। 15 सदस्य होते थे तो यहाँ पे कर दिया गया कि न्यूनतम 8 रहेंगे और अधिकतम 12 कम कर दिया। और वेतन, यानी वेतन और खर्चा इसका जो है कहाँ से निकलेगा? वेतन प्लस भत्ते वगैरह यानी खर्च, ये अब ब्रिटेन के राजस्व से आएंगे, ब्रिटेन के राजस्व से दिए जाएंगे। ये यहाँ पर प्रावधान किया गया है भारत परिषद। और भारत परिषद को बाद में आपको पता है, यहीं पे नोट कर लें कि 1935 में भारत परिषद ख़त्म कर दी गई थी। भारत परिषद, भारत सचिव का पद नहीं ख़त्म किया गया था, भारत परिषद समाप्त कर दी गई थी, समाप्त की गई। और इसका गठन तो आपको पता है 1858 में किया गया था। तो अब देखिए यहाँ पर जब खुद से खर्चा देने की बात आई तो सदस्य यहाँ पर 8 कर लिए, न्यूनतम 8 में ही काम चला लेंगे या बहुत ज़्यादा 12। और बाद में 1935 में इसको समाप्त कर दिया, सिर्फ भारत सचिव का पद रह गया था। भारत सचिव का पद आज़ादी तक चलता रहा। 1947 में जब भारत का स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया तब भारत सचिव का पद भी ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं रह गई थी। तो भारत परिषद के संदर्भ में अब इतना सब कुछ इन्होंने बना लिया है। कई चीज़ों आपने देखी यहाँ पर कि 1919 के एक्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो निकल के आई आपकी, जो आपके लिए बहुत से क्वेश्चन जो है बनते हैं यहाँ से। कौन कौन सी चीज़ें निकल के आई, आलोचना भी आप इसको समझ गए। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक केंद्र में द्विसदन आया। प्रांत में क्या आया? प्रांत में द्वैध शासन आया, द्वैध शासन आया। और आपने देखा कि एक महिलाओं को मताधिकार मिला, महिलाओं को मताधिकार, इसी में वोट डालने का अधिकार जो है, राइट टू वोट मिला महिलाओं को। और इसी में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग आया, लोक सेवा आयोग आया। और इसी के माध्यम से आपने देखा कि सांप्रदायिक जो उसका विस्तार किया गया, सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया, यानी सिखों वगैरह को भी दिया गया ये चीज़ें। अब एक भारत परिषद के संदर्भ में आपने देखा कि भारत परिषद की शक्तियां कम की गई, संख्याएं की गई, कम की गई। अच्छा, एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा भारत परिषद वाली हेडिंग में कि यहीं पर एक जो है हाई कमिश्नर की भी नियुक्ति की गई थी, हाई कमिश्नर, उच्चायुक्त की नियुक्ति, ये पॉइंट बढ़ा लीजिएगा। और ये भारत सचिव की सहायता के लिए, भारत सचिव की सहायता करने के लिए, यानी संख्या कम कर दी और भारत सचिव की शक्तियां कम की गई हैं। प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि भारत सचिव की शक्तियों में पहली बार कब कमी की गई है, तो 1919 में की गई है। भारत परिषद में संख्या कम की गई और भारत सचिव की सहायता के लिए एक हाई कमिश्नर यानी उच्चायुक्त का पद बनाया गया, वहीं ब्रिटेन में ही। और कुछ शक्तियां भारत सचिव की इसको दे दी गई, यानी ये हेल्प करेगा, काम इसके कुछ बांट दिए गए। तो इतने प्रावधान आपने देखे कि ये 1919 में जो है निकल के आते हैं।
अब 1921 में ये लागू हो गया। इतिहास में बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी कि इसके क्या परिणाम रहे, अच्छा रहा, बुरा रहा, कि इसके बाद एक बड़ा आंदोलन 1920 में शुरू हो गया, जिससे इसकी छवि उतनी अच्छी नहीं बन पाई जैसा जितना अंग्रेज चाहते थे कि इतने अच्छे अच्छे हमने प्रावधान किए हैं उनकी नज़र में, तो भारतीय इससे खुश होंगे। लेकिन भारतीय संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि भारतीयों को उत्तरदायी सरकार नहीं मिल पाई थी। सब छलावा था। अंग्रेज़ों ने दिखावे के लिए एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, लेकिन वो वास्तविक नहीं थी। अब इसी में एक प्रावधान कर दिया गया था जो इम्पोर्टेंट है। इसी में जो है कहा गया था कि 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग बनेगा। वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। ये इसी में कहा गया था। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एक आगे बहुत बड़ा टॉपिक है, साइमन कमीशन वाला चैप्टर जो आप पढ़ते हो, साइमन आयोग, जिसका बहुत विरोध हुआ था। तो साइमन आयोग जो था वो इसी 1919 एक्ट की जांच करने के लिए लाया गया था कि भारत में जो हमने उत्तरदायी सरकार बनाई थी प्रांतों में, या केंद्र में जो द्वैध शासन बना था, ये सब कैसा काम कर रहा है। तो इसी एक्ट में लिख दिया गया था कि 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। किस लिए? जो 1919 एक्ट की जांच करेगा, इसके क्या प्रभाव हुए, सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, वो करेगा। तो इसके आधार पर आगे आप देखेंगे कि परिणामतः जो है 1927 में साइमन आयोग का गठन किया गया था। आयोग का गठन, तो आपसे पूछा जाता है कि साइमन आयोग का गठन किस आधार पर किया गया था। तो साइमन आयोग का गठन 1919 वाले अधिनियम के आधार पर किया गया था। लेकिन ये 10 वर्ष तो नहीं हुए थे इसके। ये 1927 में क्यों कर दिया गया था, ये सब इतिहास में आप पढ़ते हो कि परिस्थितियाँ खराब हो रही थी ब्रिटिशर्स के लिए, इसीलिए जल्दी इनको जो है आयोग लाना पड़ा, ताकि जल्दी से जांच करके हम नया एक्ट लाएं। और इसी को 1928 में भारत भेजा गया। 1928 में फिर इसने अपनी रिपोर्ट दी, और इसी के आधार पे जो है गोलमेज सम्मेलन हुए। गोलमेज सम्मेलन सब इतिहास में आप पढ़ते हो। गोलमेज सम्मेलन में जो है इसकी रिपोर्ट की पूरी विवेचना की गई, और फिर जा कर के 1933 में एक रिपोर्ट आई, रिजल्ट निकाला गया कि क्या परिणाम निकला। और फिर 1935 में इसी रिपोर्ट को आधार मान करके एक नया अधिनियम 1935 में, यानी 1927 से काम शुरू किया गया, और 1935 में जा कर के एक नया अधिनियम आया जिसने इसको रिप्लेस किया, यानी उसकी जगह पे 1935 में एक अधिनियम लाया गया। तो इसकी जड़ें जो हैं वो यहीं से इसी पॉइंट में आ गई थी। तो चलिए अब 1935 के अधिनियम पर बात कर लेते हैं। 1935 के अधिनियम की भूमिका इतिहास में आप पढ़ते हो कि यही साइमन आयोग का गठन किया गया। साइमन आयोग जो है आया 1919 की जांच के लिए, क्योंकि उसमें कहा ही गया था कि 10 साल बाद जो है हम इसकी जांच करेंगे। तो उस जांच करने के उद्देश्य से साइमन आयोग आया। भारत शासन अधिनियम 1935 एक बहुत बड़ा अधिनियम था, ये एक छोटा मोटा संविधान जैसा था। 1935 अधिनियम की भूमिका ये है कि 1919 में ही एक पॉइंट डाला गया था कि 10 साल बाद एक आयोग बनेगा। लेकिन यहाँ पर भारत में परिस्थितियाँ बहुत बिगड़ रही थी आंदोलन की वजह से, और कांग्रेस की ज़बरदस्त मांग भी थी। ब्रिटेन के लोग भी चाहने लगे थे, यानी ब्रिटेन की सरकार भी चाहने लगी थी कि जल्दी से हम कुछ परिवर्तन करें, नहीं तो स्थिति हमारे यहाँ से निकल जाएगी। इसीलिए 1929 में आना चाहिए था। 1927 में ही 2 वर्ष पूर्व ही साइमन आयोग का गठन कर दिया गया कि आप 1919 के प्रभावों की जांच करें। उसने जांच की, अपनी रिपोर्ट दी। हालांकि वहाँ पर इतिहास में बहुत कुछ आप देखते हो विरोध किया गया, फिर नेहरू रिपोर्ट लाई गई, जिन्ना के जो है मांगे आपने देखी, वो सब इतिहास में आप पढ़ेंगे। फिर गोलमेज सम्मेलन हुए। गोलमेज सम्मेलन में जो है साइमन आयोग की रिपोर्ट को पूरी तरीके से डिस्कशन किया गया, उसमें भारतीय भी गए। फिर उसकी एक 1933 में रिपोर्ट श्वेतपत्र जारी किया गया ब्रिटेन की संसद में, और उसके आधार पर एक रिपोर्ट बनाई गई। फिर 1935 का अधिनियम लॉन्च किया गया।
उस 1935 के अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे भारत के संविधान में 1935 के अधिनियम से बहुत सी चीज़ें एडॉप्ट की गई हैं, ली गई हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे भी। तो 1935 के अधिनियम में क्या क्या चीज़ें हमको देखनी हैं वो पहले आप देखें। देखिए 1935 के अधिनियम में एक तो आपको देखना है कि केंद्र, सबसे महत्वपूर्ण है कि संघ की स्थापना की गई। यहाँ पर अखिल भारतीय संघ बनाने की बात की गई कि एक संघ बना लेंगे, और इन्होंने केंद्र में द्वैध शासन स्थापित कर दिया, उठा के प्रांतों से केंद्र में पहुंचा दिया। केंद्र में द्वैध शासन ये चीज़ लेकर के आए। तो प्रांतों में क्या किया, प्रांत में तो पहले से द्वैध शासन था 1919 में, तो प्रांतों में इन्होंने क्या किया कि प्रांतों का द्वैध शासन समाप्त कर दिया और प्रांतों को स्वायत्त बना दिया, यानी कि वहाँ पर उनके अधिकार बढ़ा दिए गए। तो प्रांतों को स्वायत्तता दे दी, स्वायत्तता यानी द्वैध शासन समाप्त कर दिया, द्वैध शासन समाप्त कर दिया जो 1919 में लगाया गया था, और ये द्वैध शासन केंद्र में पहुंचा दिया। केंद्र और प्रांतों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया और सूचियां बनाई गई, वो भी आप देखेंगे। यहाँ पे एक संघीय न्यायालय भी लाया गया, संघीय न्यायालय। और भी बहुत सारी चीज़ें। देखिए जब संघ बनेगा तो संघीय बैंक बनेगी, आरबीआई जैसी संस्था होनी चाहिए, संघ लोक सेवा आयोग बनेगा। तो वो सब चीज़ें आप, बहुत सी चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। मेन चीज़ों पर जो संवैधानिक विकास के दृष्टिकोण से हैं उन पर हम बात करेंगे कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का प्रयास किया गया, केंद्र में द्वैध शासन लाया गया और प्रांतों का द्वैध शासन समाप्त करके प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई और एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। और भी जो चीज़ें थी वो भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम अखिल भारतीय संघ को समझते हैं कि ये क्या था। अखिल भारतीय संघ अखिल भारतीय संघ में कहा गया कि भारत में हम एक संघ का निर्माण करेंगे जिसमें 3 प्रकार की चीज़ें जो हैं शामिल की जाएंगी। देखिए अखिल भारतीय संघ जो उस समय बनने वाला था वो बन पाया या नहीं बन पाया वो अलग बात है। देखिए इसमें 3 लोगों को शामिल किया जाना था। एक तो जो ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत यानी कि जो ब्रिटिश सरकार के अधीन थे प्रांत, उसमें 11 प्रांत थे। 11 प्रांत आप इतिहास में पढ़ेंगे कौन कौन से 11 स्टेट हुआ करती थी उस समय। और कमिश्नरी क्षेत्र होते थे। कमिश्नरी क्षेत्र, कमिश्नरी क्षेत्र क्या थे, जैसे कि आज देखते हो ना कि केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो वहाँ पे प्रदेश की सरकार नहीं होती है। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक प्रशासक होता है जिसके माध्यम से केंद्र सरकार सीधे वहाँ अपना प्रशासन करती है। तो उसी तरीके से कमिश्नरी क्षेत्र होते थे। कमिश्नरी क्षेत्र सीधे वायसराय के द्वारा शासित होते थे और वहाँ पर वो एक अपना प्रशासक कमिश्नर नियुक्त कर देता था। तो कमिश्नरी क्षेत्र उस समय 6 थे, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं उसमें 6 क्षेत्र थे। और उसमें तीसरी चीज़ जो है देश में जो एग्जिस्ट कर रही थी वो थी देसी रियासतें, जहाँ पे राजा होते थे, नवाब होते थे। क्या ये लोग ब्रिटेन के शासन के अंतर्गत नहीं आते थे? आते थे। सुप्रीमेसी का जो प्रिंसिपल है, यानी कि इनके ऊपर भी इनके विदेशी मामले, इनके रक्षा के मामले, ये सब अंग्रेज़ों के ही अधीन थे और अंग्रेज़ों का जो आदेश होता था वो इनको मानना पड़ता था। लेकिन ये बहुत से मामलों में स्वायत्त भी थे, अपने क्षेत्र का प्रशासन ये अपने आप देखते थे। वहाँ पे ये जो नवाब और राजा वगैरह पद हैं वो एग्जिस्ट करते थे। तो ये देसी रियासतें थीं, जैसी बहुत सी देसी रियासतों के विषय में आप पढ़ोगे। जम्मू कश्मीर है, जैसे कि जूनागढ़ है, हैदराबाद है, तो ये सब थी रियासतें। बाद में इनका विलय भी किया जाएगा। तो अखिल भारतीय संघ बनेगा और इसमें जो है ये जो 2 चीज़ें हैं ये तो अनिवार्य रूप से शामिल होंगे, अनिवार्य, क्योंकि ये चूँकि
अंग्रेजी सरकार ही अखिल भारतीय संघ बनाने की बात कर रही है, तो ये क्षेत्र चूँकि अंग्रेज़ों के सीधे अधीन थे, इसीलिए कहा गया कि ये अनिवार्य रूप से संघ में शामिल होंगे। लेकिन ये इसमें इन्होंने कहा कि ये स्वेच्छा पर होगा, स्वेच्छा से शामिल होंगे, यानी जिसका मन होगा, जिस देसी रियासत का, वो शामिल होगा, जिसका मन नहीं होगा वो नहीं शामिल होगा। लेकिन शर्त थी कि ये सब शामिल होंगे तभी अखिल भारतीय संघ बनेगा। तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि देसी रियासतों ने इनकार कर दिया, यानी ये शामिल नहीं हुए, शामिल नहीं हुए। इन्होंने कहा कि हम संघ में शामिल नहीं होंगे और इस वजह से अखिल भारतीय संघ नहीं बन पाया। अखिल भारतीय संघ नहीं बन पाया। प्रावधान आपसे पूछा जाएगा कि अखिल भारतीय संघ जो है वो बन पाया था या नहीं बन पाया था, तो नहीं बन पाया था। क्यों नहीं बन पाया था? क्योंकि यहाँ पर देसी रियासतों को छूट दी गई थी कि वो शामिल हो सकते हैं अथवा नहीं हो सकते हैं। देसी रियासतों ने निर्णय किया कि वो शामिल नहीं होंगे, इस वजह से सिर्फ इन दो को मिलाकर के भारतीय संघ का निर्माण नहीं हो सकता था, क्योंकि ये शर्त थी कि संघ बनेगा तो टोटल से ही बनेगा। तो प्रावधान किया गया था। अब वर्तमान स्थिति में देखिए कि भारत एक संघ है, एक फेडरल स्टेट है भारत। भारत में जो है सभी प्रांतों को मिला करके एक संघ का निर्माण किया गया है और एक संघ सरकार होती है और प्रांतों की एक सरकारें अलग अलग होती हैं। तो भारत एक संघ है और वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही उसका बीजारोपण यानी उसकी जड़ वहीं से दिखाई पड़ती है। हालांकि वो बन पाया या नहीं बन पाया वो दीगर बात है, अलग बात है। अब ये समझ लिया आपने। दूसरा पॉइंट क्या है कि केंद्र में अब शासन प्रशासन की व्यवस्था कैसी इन्होंने सोची। तो कहा गया कि केंद्र जो है, चूँकि संघ बन रहा है, प्रावधान संघ के आधार पर किए गए थे, संघ नहीं बन पाया लेकिन अन्य व्यवस्थाएं लागू कर दी गई। तो इन्होंने कहा कि केंद्र में हम द्वैध शासन स्थापित करेंगे। केंद्र में कैसे शासन चलेगा? तो केंद्र में जो है द्वैध शासन रहेगा। कैसा सिस्टम इन्होंने बनाया? जैसा प्रांतों में इन्होंने सिस्टम बनाया था कि प्रांत की जो सूची थी उसको दो भागों में बांट दिया था, इस प्रकार अब की बार इन्होंने केंद्र की जो केंद्रीय विषय थे उनको दो भागों में बांट दिया। केंद्रीय विषय यानी वो टॉपिक जिन पे केंद्र सरकार कानून बनाती थी उनको दो भागों में बांट दिया। एक आरक्षित, वही सिस्टम पूरा यहाँ ले आए, आरक्षित, और एक हस्तांतरित। बिल्कुल जैसा सिस्टम प्रांत में बनाया था वैसा ही सिस्टम अब की बार इन्होंने केंद्र में बनाया। केंद्र में दो प्रकार के विषय बनाए गए, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। रिजर्व्ड में इन्होंने 4 मुख्य विषय रखे। यहाँ पर इन्होंने रखा रक्षा, राजस्व, धर्म यानी धार्मिक मामले ईसाइयों से संबंधित, और जनजाति। ये 4 आरक्षित में रखे और शेष जो है हस्तांतरित में इन्होंने भेजे। बाकी जो इसका विधि बनाने की शक्ति है तो आपको आरक्षित में हमने बताया कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, और यहाँ पर गवर्नर जनरल प्लस भारत के मंत्री, जैसा कि भी 1919 के एक्ट में प्रांतों वाले में पढ़ा था। तो वही सिस्टम यहाँ पर ले आए वो केंद्र में। अब केंद्र में ये सिस्टम बना दिया। और तो प्रांतों में क्या किया? प्रांतों में तो इसी तरीके का सिस्टम 1919 में इन्होंने डेवलप किया था। तो प्रांत में इन्होंने कहा कि हम प्रांतों का द्वैध शासन समाप्त करेंगे और प्रांतों को हम स्वायत्त बनाएंगे, यानी कि प्रांतों की विधि बनाने की जो शक्ति है उस पर अब केंद्र का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। तो ये देखिए किस प्रकार से इन्होंने किया। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया और प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की। प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। प्रांतों में स्वायत्तता किस प्रकार, ये देखिए यहाँ पर कैसे स्वायत्त, आप कहोगे कि ये स्वायत्त हो गए। तो यहाँ पर जो प्रांतीय विषय हैं, प्रांतीय विषय पे प्रांतीय सरकारें कानून बनाएंगी या विधि बनाएंगी। प्रांतीय सरकारें विधि बनाएंगी और केंद्र का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। केंद्र का हस्तक्षेप नहीं।
कैसे नहीं केंद्र का हस्तक्षेप है? गवर्नर तो है यहाँ पर, गवर्नर है तो फिर वो केंद्र का हस्तक्षेपक है, वो हस्तक्षेप करेगा। तो यहाँ पर क्या किया गया, अभी तक आपको हमने पढ़ाया था कि 1773 से एक सिस्टम चल के आया कि जो गवर्नर होते थे वो गवर्नर जनरल के अधीन हुआ करते थे, उसकी नियुक्ति भी गवर्नर जनरल ही किया करता था, तो वो उसके प्रति उत्तरदायी हुआ करते थे। यहाँ पर सिस्टम क्या किया गया कि इन गवर्नर्स को, यानी जो प्रांतीय गवर्नर थे, इनको सीधे ब्रिटेन का प्रतिनिधि बना दिया गया, जिस प्रकार से वायसराय जो है वो ब्रिटेन का प्रतिनिधि था, यानी वायसराय के कंट्रोल से गवर्नर को हटा दिया गया। तो यहाँ पे कहा गया कि जो प्रांतीय गवर्नर हैं, प्रांतीय गवर्नर वो वायसराय के अधीन नहीं होंगे, वायसराय के अधीन यानी वायसराय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, उनकी नियुक्ति वायसराय नहीं करेगा, वायसराय के अधीन नहीं, वो ब्रिटेन सरकार के प्रतिनिधि होंगे। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि अब वो ब्रिटेन सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे काम कर रहे हैं और वहाँ की सरकारें अब स्वायत्त होकर के कानून बना सकती हैं। और द्वैध शासन वाला जो सिस्टम था तो ऐसा कुछ हटा दिया गया, सभी विषयों पर जो है वो प्रांतीय सरकार जो है वो विधि बनाएगी। तो ये जो है यहाँ पर प्रांतों में स्वायत्तता प्रदान की गई, कब? 1935 में। और इसी के आधार पर 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए, आप इसको डिटेल में पढ़ते हैं। प्रांतीय आम चुनाव कराए गए और प्रांतों में सरकारें बनी। आपको पता है कि कांग्रेस आदि पार्टियों ने सरकारें बनाई थीं। प्रांतों में सरकारों का गठन, प्रांतों में जो है स्वायत्त सरकारों का गठन पहली बार 1937 में किया गया। किस एक्ट के आधार पर यह स्वायत्तता प्रदान की गई थी? 1935 के एक्ट के आधार पर। अभी 1919 से ये स्वायत्तता देना शुरू किया गया और 1935 में आकर के प्रांतों को पूरी तरीके से स्वायत्त कर दिया गया। तो ये हो गई स्वायत्तता प्रांतों की। अब देखिए एक संघीय न्यायालय भी बनाया गया है। अच्छा, प्रांत और ये जो केंद्र है और प्रांत है, इसकी शक्तियों में विभाजन भी स्पष्ट किया गया। यहाँ पर देखिए शक्तियों का विभाजन कैसा है, ये भी आपको जानना है। शक्तियों का विभाजन, शक्तियों के विभाजन के लिए 3 सूचियाँ बनाई गई। वर्तमान में भी भारत में 3 सूचियाँ आपको देखने को मिलती हैं। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। तो इस प्रकार की 3 सूचियाँ जो है यहाँ पर भी बनाई गई। 3 सूचियाँ, एक बनाई गई संघ सूची। यहाँ पर जो है संघ को यानी केंद्र को ये अधिकार दिया गया कि संघ सूची में जो विषय हैं उन पे संघ सरकार कानून बनाएगी। और एक बनाएगी प्रांतीय सूची, जो प्रांतीय सूची है उस पे प्रांत सरकार कानून बनाएगी, प्रांत सरकार। और एक समवर्ती सूची, कंकर्ड लिस्ट, इसको जो है इस पे जो है संघ यानी केंद्र प्लस प्रांत दोनों कानून बना सकते हैं। और उस पे कुछ जो बच जाते हैं उनको क्या कहते हैं? अवशिष्ट विषय, यानी कि जो इन सूचियों में विषय नहीं हैं उनसे अतिरिक्त जो बचते हैं वो अवशिष्ट विषय कहलाते हैं। तो अवशिष्ट विषय इस समय वर्तमान में अगर देखा जाए हमारे संविधान में, आप कमेंट करके बताइए कि अवशिष्ट विषय जो होते हैं यानी जो बचे विषय हैं जो इन सूचियों में नहीं हैं, उन पर किस सरकार को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। यहाँ पर 1935 में कहा गया कि ये वायसराय के पास रहेगा। वायसराय, या आप कह सकते हो केंद्र सरकार, वायसराय वही है, लेकिन स्पष्ट तौर से वायसराय शब्द कहा गया था। वायसराय के पास में अवशिष्ट विषय रखे गए थे। तो इस प्रकार से शक्तियों का विभाजन भी हो गया। एक संघीय न्यायालय बनाया गया दिल्ली में, ये सब पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि एक संघीय न्यायालय बनाया गया, एक जो है संघ लोक सेवा आयोग बनाया गया, संघ बैंकें बनाई गई, इसी समय RBI वगैरह की स्थापना भी की गई थी। तो
ये सब इसी टाइम पर सारी चीज़ें आई क्योंकि संघ की स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा तो आपको एक अखिल भारतीय संघ के लिए एक संघ के न्यायालय की ज़रूरत पड़ेगी, तो संघीय न्यायालय भी लाया गया, दिल्ली में बनाया गया। तो संघीय न्यायालय के विषय में भी पॉइंट आप नोट कर लें कि यहीं पर एक संघीय न्यायालय बनाया गया, संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय कहाँ बनाया गया है? दिल्ली में। और इसमें जो है एक चीफ जस्टिस होता था, एक मुख्य न्यायाधीश होता था उस समय, मुख्य न्यायाधीश प्लस 6 जो है अन्य न्यायाधीश होते थे। न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था और 6 न्यायाधीश होते थे। आप कमेंट करके हमें बताएं कि वर्तमान समय में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, वहाँ पर एक मुख्य न्यायाधीश और कुल कितने जज हो सकते हैं? मुख्य न्यायाधीश को मिला करके कुल कितने जज रखे जाते हैं? तो ये संघीय न्यायालय बनाया गया दिल्ली में और मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। सर मॉरिस ग्वेर जो हैं वो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। अगर नाम आपसे पूछ लिया जाए तो सर मॉरिस ग्वेर ये पहले जो हैं मुख्य न्यायाधीश बने थे। किसके? संघीय न्यायालय के। इसी तरीके से संघ लोक सेवा आयोग बनाया गया, प्रांतों के लोक सेवा आयोग थे और आरबीआई भी आया इसी समय। तो ये सारी चीज़ें आपके भारत शासन अधिनियम से निकल करके आती हैं। भारत परिषद का क्या हुआ? भारत परिषद को भी साथ में जानते हुए चलें कि भारत परिषद का क्या किया गया। 1919 में आपने देखा कि भारत परिषद को सीमित कर दिया गया था। अब क्या किया गया? जो भारत परिषद है, इंडिया काउंसिल जो ब्रिटेन में होती थी, इसको समाप्त कर दिया गया। भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया 1935 में। और भारत सचिव का पद जो है वो बना रहा। भारत सचिव का पद बाद में 1947 में ख़त्म किया गया था। तो इस प्रकार से ये आपका भारत शासन अधिनियम 1935 एक काफ़ी बड़ा अधिनियम था। बहुत सी चीज़ें हैं, इतिहास के चैप्टर में आप पढ़ोगे इसको। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इसकी आलोचना में कि ये एक ऐसी गाड़ी है जिसमें इंजन भी नहीं है, बहुत से ब्रेक हैं, यानी बिना इंजन वाली तमाम ब्रेक वाली गाड़ी है। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि ये तो बिल्कुल सड़ा गला हुआ अधिनियम है, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। तो इस तरह इसकी बहुत सी आलोचनाएं भी की गई थी। हमने 1773 से शुरू करके 1935 तक के सभी एक्ट को पढ़ लिया है, जिससे कि एक संवैधानिक विकास का एक खाका जो है वो बन गया है। अब इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे कि भारत में संविधान का निर्माण कैसे किया गया। भारत में संविधान का निर्माण करने के लिए एक सभा बनाई गई थी जिसको संविधान सभा कहते हैं। उस संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ, फिर उसने किस प्रकार से संविधान का निर्माण किया। संविधान का निर्माण जब हम पढ़ लेंगे तब हम पढ़ेंगे संविधान को, उसके एक एक चैप्टर को जो है हम विधिवत डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।